इंडिया का डीएनए ई कॉन्क्लेव और अब जो है हर भारतीय को ऊर्जा देने वाला संवाद। इंडिया का डीएनए ई कॉन्क्लेव में अब हमारे मेहमान हैं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, प्राकृतिक ऊर्जा मंत्रालय, प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान जी जी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। सर, अभी हम सुन रहे थे अमित शाह जी को, बिहार में जो है चुनावी शंखनाद हो गया है, वो वर्चुअल रैली कर रहे हैं आज। ये कोरोना इफेक्ट ही है सर, आप भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ रहे हैं। अब कैसे दुनिया बदल रही है, चीजें बदल रही हैं, तो ये वर्चुअल दुनिया, वर्चुअल पॉलिटिक्स, वर्चुअल राजनीति, वर्चुअल रैली, चीजें बहुत बदलेंगी मेरे ख्याल से सर। जो पॉलिटिक्स तो रियली होगा, लेकिन जैसे दुनिया की रूप बदली है, दुनिया की चेहरा बदली है, कोरोना के कारण विश्व भर में एक नई प्रकार की संवाद की प्रक्रिया शुरू हुई है। आवश्यकता भी है। सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पिछले 3 महीने में दुनिया ने वर्चुअली आपस में बातचीत करने का फैसला किया है और बड़े सफलता के साथ सारे प्रकार की संवाद वर्चुअली किया जा रहा है। उसी की कड़ी में आज जब मोदी सरकार को दूसरी पारी में पहला साल पूरा हो चुका है, उसी की पार्टी ने एक बड़ा जनसंपर्क, जन संवाद की कार्यक्रम लिया है। उसी में आज पहला वर्चुअल रैली, जो लाखों की संख्या, मेरे को अभी तक जो जानकारी है, लाखों की संख्या में उसमें बिहार के नागरिक योगदान किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं। अपने घरों में बैठ के पहले सभाओं में आते थे सुनने के लिए। बिहार में अपनी एक परंपरा है राजनीतिक सभाओं की, राजनीतिक संवाद की। वो पहले रियल सभा होती थी, आज लेकिन वर्चुअल सभा ही हुई है और लाखों लोग उसमें से जुड़े हैं। आज मैं बधाई देता हूं हमारी पार्टी के नेतृत्व को, और एक राजनीतिक प्रक्रिया को, नई राजनीतिक संस्कृति को देश में सबसे बड़ी पार्टी के नाते शुरू करने के लिए। आपका जो मंत्रालय है उसमें वर्चुअली योजनाओं का लाभ पहुंचाना शायद संभव नहीं सर। उसके लिए तो एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम मंत्रालय आपके पास, उस चीज से कैसे कोप अप कर रहे हैं आप कोरोना संकट काल में? देखिए, पिछले जब से लॉकडाउन हुई थी और जब तक हुई, उस समय में सबसे बड़ी चुनौती था लोगों के घर में निरंतर ईंधन पहुंचाना, विशेष करके एलपीजी पहुंचना। आज एलपीजी देश की लगभग 96-97% की आबादी तक पहुंची हुई है और उसमें से विशेष करके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कैसे लोगों को, जैसे मोदी जी ने तय किया, 3 महीने के लिए गैस मुफ्त में दिया जाएगा और सामान्य नागरिकों की उनकी आवश्यकता की एलपीजी पहुंचाई जाएगी। उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी, वो वर्चुअली तो बुकिंग हो पाता था, लेकिन रियलिटी में उसको डिलीवरी करना पड़ता था। मैं हमारी जो एलपीजी डिलीवरी बॉय हैं, डिलीवरी में लगे हुए जो लोग हैं, उनको मैं नतमस्तक होके सम्मान करता हूं। उनकी मेहनत से देश की, इतने बड़े देश में कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई है। लोगों को सुविधा से एलपीजी पहुंची है। हर एक दिन लगभग 60 लाख एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी करना पड़ता था, उसको हमने सफलता के साथ किया है। 8 करोड़ से ज्यादा घरों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में मुफ्त में एलपीजी भी पहुंचाया गया है जी। उसके अलावा पेट्रोल डीजल की निरंतर सर्विस हम जारी रखे हैं और हमारी पेट्रोलियम की दुनिया इस सारे लॉकडाउन के दौरान भी अपनी जिम्मेवारी निभाई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एलपीजी डिलीवरी बॉय एक तरीके के कोरोना वॉरियर ही हैं सर, जो इस संकट के काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर गरीबों के घरों तक अगर सिलेंडर पहुंचा रहे हैं तो हमारी नजर में वो कोरोना वॉरियर ही हैं, एलपीजी डिलीवरी बॉय। ऐसे ही क्या सर पेट्रोल सीएनजी की भी डिलीवरी, होम डिलीवरी, इस दिशा में भी क्या सोचा जा रहा है? पेट्रोल सीएनजी होम डिलीवरी धीरे धीरे हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी देश में कई शहरों में डीजल को एक पायलट मोड पे, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे डीजल को डोर डिलीवरी करने का काम शुरू हो गया है। पेसो जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसको उन्होंने अनुमति दे दिया है और ऐसे ही योजना हम लोगों ने बनाई है। आने वाले दिनों में जल्द ही पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी, ये 3 रिसोर्स को, 3 एनर्जी फॉर्म को हम घर तक पहुंचाएंगे।
हाउसिंग सोसाइटी के पास, बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स के पास और बड़े बड़े मार्केट प्लेस में सारे सुरक्षा को मानते हुए हम लोगों को पेट्रोल पंप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन तक ना आना पड़े, लोगों तक ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहुंचे, ये टेक्नोलॉजी में आज संभव है। उसकी पेमेंट डिजिटली हो, इस प्रकार की एक नेक्स्ट जनरेशन डिलीवरी मैकेनिज्म हम लोगों ने शुरू कर दिया है। वो आने वाले दिनों में तेजी पकड़ेगी और ज्यादातर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगी। ये चीज आपने अच्छी कही सर, इसका फायदा ही होगा लोगों को, पेट्रोल की होम डिलीवरी, सीएनजी की होम डिलीवरी, ये फायदा होगा। ये कोरोना काल का चलिए फायदा है, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि आप डिलीवरी तो होम करा देंगे, कीमतें भी कम होंगी क्या? मतलब सर ये सवाल बहुत पॉपुलर सेंटिमेंट है, ये सवाल आपसे पूछना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें जो हैं माइनस तक पहुंच गई, हम लोगों को उस चीज का फायदा क्यों नहीं मिला, बल्कि टैक्स बढ़ा दिया गया? सर ऐसा नहीं, फायदा नहीं मिला ऐसा नहीं है। आज इस संकट की घड़ी में जिस प्रकार से सरकार ने खुले हाथ में गरीबों के कल्याण के लिए, वो गरीब कल्याण योजना में मुफ्त की अन्नदान हो, गरीबों के बैंक खाते में पैसा पहुंचाने के लिए हो, विभिन्न प्रकार की पेंशन हो, वो ओल्ड एज पेंशन हो, विडो पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, इस सारे पेंशन को पहुंचाना, मुफ्त में एलपीजी पहुंचाना, इतने सारे लो कॉस्ट की ऋण उपलब्ध कराना, रोड, रेल, अन्य प्रोजेक्ट्स में पैसा खर्चा करना, ये सारे के लिए रिसोर्स आज सरकार इसीलिए कर पा रही है। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की माइनस, ये तो एक सांकेतिक चीज है, कभी माइनस कुछ चीज होती नहीं है, ऐसा व्यवसाय होती नहीं है, और तेल की दुनिया में इस प्रकार की कभी भी इस प्रकार की संकट की घड़ी आई नहीं थी। लेकिन जो एक ओवर सरप्लस और लो डिमांड के कारण तेल की प्राइस थोड़ा घटी थी, जो धीरे धीरे फिर नॉर्मल की ओर बढ़ रहा है, उस समय में हम लोगों ने जो पैसा बचाया है, उस बचे हुए पैसे में पहले कल्याणकारी योजनाओं में हमने खर्च किया, लोगों की अर्थनीति को मजबूत करने में खर्च किया, वो लोगों को ही लौटाया, दूसरे तरीके से लौटाया, वो आवश्यकता था, इसीलिए सरकार ने इस जिम्मेवारी को निभाई है। मतलब सर सवाल ये पूछा जाता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर होता है, यहां पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, जब वहां पर घटे हैं तो यहां पर क्यों नहीं घटे हैं? बस ये सवाल। हमने बचा के पैसा को लोगों के कल्याण में खर्चा किया। मैं दो टुक में बड़े विनम्रता के साथ विषय कहता हूं, आखिर रिसोर्स गरीबों के कल्याण के लिए खर्चा करना कि नहीं करना जी, उनकी जिम्मेवारी लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, हमने चिंता किया उसकी। और कीमतें कम होने की वजह से स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। निश्चित रूप में इसकी एक फायदा हमने उठाया, उसकी जो सारे स्टोरेज फैसिलिटी, हमारी स्ट्रैटेजिक स्टोरेज फैसिलिटी था उसको भी हमने भरा, जो स्टोरेज फैसिलिटी हमारी रिफाइनरी अन्य प्रोडक्ट स्टोरेज में था उसको भी भरा, और कुछ तेल तो हमने समुद्र में खरीद के भी रखा है, जहाजों को किराए में लेके उसमें भी स्टोर करके रखा है। उसकी फायदा हमने लगभग अगर जनवरी और मई की एक प्राइस की असेसमेंट हम करें, अगर इतना ही तेल को हम स्टोरेज करते तो आज जिस प्राइस में हम लोगों ने स्टोरेज किया उसकी मुनाफा लगभग 25,000 करोड़ रुपया की भारत की व्यवस्था को हुई है, इसका भी हम लोगों ने फायदा लिया है। और जो 25,000 करोड़ का फायदा है वो गरीबों में योजनाओं के जरिए उन्हीं की जेब में डाला गया है। निश्चित रूप में जब पैसा बचती है, अभी देखिए विश्व की सारे देश इस प्रकार की विचित्र व्यवस्था को सामना कर रहे हैं और आर्थिक मंदी को सामना कर रहे हैं, उस समय में सरकार की जिम्मेदारी होती है कोई कटौती किए बगैर कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखे। एमएनआरईजीएस में हम लोगों ने 1 लाख करोड़ रुपया तक खर्चा किया। हम लोगों ने किसानों को वादे के मुताबिक हर एक किसान को 2-2 हजार करोड़ रुपया, 10 करोड़ लगभग किसान को हमने बढ़ाया, पहुंचाया पैसा। किसान क्रेडिट कार्ड की दायरा को बड़ा किया है, उसमें आजकल एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी में काम करने वाले लोगों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की फायदा, लोन, लो कॉस्ट लोन की फायदा मिलने वाला है। ये सारा चीजों को अर्थनीति में एक दोबारा उसको गति देने के लिए सरकार के खर्चे की आवश्यकता है, सरकार ने उस खर्चे को किया है। अच्छा धर्मेंद्र प्रधान जी, इस संकट काल में गरीबों पर बहुत मार पड़ी है कोरोना की वजह से। आपके मंत्रालय से जुड़ी ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए लाभकारी है ऐसे समय में? जैसे उज्ज्वला योजना है, गरीब कल्याण योजना है, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कोरोना काल में गरीबों को सीधे लाभ पहुंचा रही है?
लोगों को? देखिए, हम लोगों ने लगभग 9,000 करोड़ रुपया खर्चा करके हमने सीधा 8.5 करोड़, अभी जो आंकड़ा आ रही है, ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में एलपीजी गैस पहुंचाई है। ये सबसे सीधा जिम्मेवारी हम लोग। थोड़ा सा सर कनेक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं आपको दोबारा कनेक्ट कराता हूं, लेकिन आपने 2-3 बड़ी बातें जो कही हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। आप आ गए सर, ज्वाइन आपने कर लिया है। हाँ सर, ये आप कंप्लीट करिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, कंप्लीट करिए सर। ठीक है, हम लोगों ने इस संकट की घड़ी में लगभग 9,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक खाते में गरीब कल्याण के योजना के अंतर्गत मुफ्त में एलपीजी खरीदने के लिए लोगों को पैसा पहुंचाया है। इसमें से लोगों ने लगभग 8.5 करोड़ एलपीजी खरीद चुके हैं। मुफ्त में पैसा हमने दिया, उन्होंने उसको खरीदा है। इसे सीधा जिम्मेवारी हमारी विभाग को दिया गया था, हमने उसको निभाया है। अच्छा धर्मेंद्र प्रधान जी, एक चीज और, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आप इस वक्त भारत को कहां खड़ा देखते हैं? क्योंकि थोड़े नंबर्स अलार्मिंग है सर, थोड़े चिंताजनक होते हैं। आप जानते हैं हम 6ठे स्थान तक पहुंच गए इटली को पछाड़ के, जो फिगर्स हैं वो थोड़े अलार्मिंग है। क्योंकि कल का दिन महत्वपूर्ण है, 8 तारीख, कल मॉल मंदिर सब खुल जाएगा, लगभग सब कुछ खुल जाएगा, कुछ पाबंदियों के साथ। थोड़ी चिंता होती है आपको? देखिए, जिम्मेवारी सबकी बड़ी है, मैं उसको चिंता के से ज्यादा कहूंगा, जिम्मेवारी हम सब लोगों की बड़ी है। पिछले 3 महीने से जिस प्रकार से देश एक प्रकार एकजुट होके प्रधानमंत्री जी ने जो विषय आग्रह किया देश के सामने, सारे राज्यों की मुख्यमंत्रियों ने जिस प्रकार से इसको हैंडल करने की योजना बनाई है, सारे लोगों ने मिलकर उसको बड़े सफलता के साथ हम लोगों ने पूरा किया है। ये बात सही है, भारत जैसे इतने बड़े देश में इस प्रकार की चुनौती को सामना करना अपने आप में एक बड़ा विषय था। भले ही आज थोड़ा टेस्टिंग हम लोगों की बढ़ने के कारण नंबर भी बढ़ी है, उसमें कोई लेकिन चिंता के कारण इसीलिए मैं नहीं मानता हूं। उसको संभालने के लिए पर्याप्त मात्रा में, एक आधा जगह को छोड़ के पर्याप्त मात्रा में प्रबंधन भी देश की सारे राज्यों ने किया है, उसको संभाला जा रहा है। और जो मृत्युदर, डेथ रेशियो अगर हम विश्व के अन्य देशों की तुलना में करेंगे, भारत बहुत बड़ा अस्वस्थ का स्थिति में, बड़े कंफर्टेबल स्थिति में है। उसी विषय को लेके भारत विश्व में जिस प्रकार से कोविड को, अर्थनीति को, उसकी हेल्थ एस्पेक्ट को संभाला है, विश्व के सारे देश आज भारत को एक नई बेंचमार्क के नाते देख रहे हैं। लॉकडाउन से कितना फायदा हुआ? और लॉकडाउन के कारण ही देश में सबसे बड़ा फायदा हुआ है। उसको एक तैयारी, उसकी एक जो कोरोना की स्प्रेड की चेन को काफी मात्रा में रोका गया है। इसलिए लॉकडाउन सबने बड़े सफलता के साथ पूरा किया है, और आने वाले दिनों में भी सोशल डिस्टेंसिंग को एक जीवन की नई आयाम के नाते उसको पालना पड़ेगा। लेकिन सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लॉकडाउन फेल। उन्होंने ग्राफ शेयर किया, वो ग्राफ मेरे पास है। वो ये कह रहे हैं कि जब केसेस पीक पर हैं तब अनलॉक हुआ। बाकी मुल्कों में अनलॉक तब हुआ जब ग्राफ नीचे था, इंडिया में अनलॉक तब हुआ जब दिन के 10,000 केसेस हैं। लॉकडाउन फेल राहुल गांधी के हिसाब से। राहुल गांधी जी अगर ये सब बयान देने की पहले अपने ही दल की शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जी की बात को मान लेते, शायद उनकी इस दुविधा नहीं बनती। कभी वो कहते हैं लॉकडाउन क्यों नहीं किया, कभी कहते हैं लॉकडाउन क्यों किया, अर्थनीति को क्यों नहीं खोला, अर्थनीति को क्यों बंद किया। या अपने आप में खुद उस विषय को, भारत को कम समझ रखने के कारण भारत के बारे में उनको ध्यान में नहीं आ रहा है, लोगों की जीवन की महत्व क्या है, लोगों की जीविका की महत्व क्या है। एक का विरोध करने के लिए उनके मन में जैसे जिस प्रकार से कुंठा है, उस कुंठा उसमें से रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए उनकी बातों को ना देश गंभीरता से ले रही है, ना हम और आप उसको लेनी चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, आपको इस चीज का कोई मतलब रिग्रेट है कि ऑपोजिशन साथ नहीं आया इस लड़ाई में? चाहे माइग्रेंट इशू हो, चाहे बस पॉलिटिक्स हो, चाहे सेंटर वर्सेस स्टेट, रेल का इशू हो, ट्रेन चलाने को लेकर हो, इतने इश्यूज रहे, इस पर पॉलिटिक्स भी हुई। आपको लगता है कि कम से कम इस लड़ाई में ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड होना चाहिए था? वो नहीं हुई ये लड़ाई। मैं, मेरा दृष्टिकोण ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं देश एकजुट था, देश के सारे राजनीतिक, संवेदनशील राजनीतिक व्यक्ति, किसी भी पार्टी का हो, वो सब एकजुट थे। एक आधा घराना उसमें से नहीं था। वो तो उनके मन में नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो एक
घृणा है, उनके प्रति जो एक ईर्ष्या है, वो उसकी मन की कुंठा प्रकट करती है। देश एकजुट था, समूचा राजनीतिक पार्टी इकट्ठा था, सारे राज्यों की नेतृत्व इकट्ठा था, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कितने बार संवाद हुआ। प्रजातंत्र में सहमति असहमति अलग विषय है, लेकिन आखिर लोगों की जान माल को रक्षा करने के लिए सब एक दिशा में काम किए। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट की इश्यू रहा, लेकिन विशेष करके एक दो परिवार, एक दो लोग उसी में से थोड़ा कुंठित थे। उनको जब समझ में आएगा वो समझेंगे। ठीक है सर, एक जाते जाते कुछ देशवासियों को कुछ आश्वस्त आप करना चाहें अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ कहना चाहेंगे आप कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल का दिन इंपॉर्टेंट है सर, कल सब कुछ खुलने जा रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आप देशवासियों को? नहीं, घबराने का कोई जरूरत नहीं। देश हमारी बड़ा परिपक्व है, देश खुद को बढ़िया से संभाला है। विशेष करके देश की सामान्य लोग इस लॉकडाउन को, इस अर्थनैतिक चुनौती को स्वीकार किया है। हम उसको जूझेंगे, उसको हराएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व में एक प्रमुख स्थान तक ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, प्राकृतिक गैस मंत्री, बहुत बहुत शुक्रिया सर। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.